नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो साल था 2018, जनवरी का महीना, जब इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक दल है उनको चंदा दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल और पेच कहां पर फंस रहा है? आखिरकार इस चुनावी बॉन्ड को लेकर क्यों हंगामा मचा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्यों पहुंच गया है? सरकार का इसमें क्या कहना है? और जो दलीलें दी जा रही हैं इसके खिलाफ, उसमें कितना दम नजर आता है? उन दलीलों पे आज बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आम आदमी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक दलों को कहां से पैसा आ रहा है, तो इस पे तो मेरा भी एक सवाल है, एक आम आदमी होने के नाते, कि हमारी तो सारी जानकारी सरकार के पास है। सरकार जब चाहे हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं, सारी चीजें खंगाल सकती है, लेकिन हम नहीं जान सकते कि राजनीतिक दलों को आखिरकार चंदा दे कौन रहा है। और सवाल तो यह भी है कि इस मतलबी दुनिया में हम दे रहे हैं सिर्फ, और उसके बदले कुछ ले नहीं रहे हैं, ये मान पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग अमूमन भारतीय राजनीति में होती रही है शुरुआत से। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए लोगों से पैसे लेने पड़ते थे। बिल्कुल। और ये धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लग पड़ा कि आप एक हाथ से पैसे देते थे उस पार्टी को जो जीतने जा रही है, और दूसरे हाथ से कुछ जो बड़े उद्योगपति थे वो नीतियां बनवाने लगते थे जो उनके फायदे की है। तो ये स्थिति भी अपने आप में बहुत गजब थी। दूसरा कि चंदे जो दिए जाते थे, तो वो चंदे काले धन वाले पैसे के चंदे दे दिए जाते थे, पता भी नहीं चलता था, और कैश में खर्च हो जाता है चुनाव में। हालांकि 70 लाख रुपए ही खर्च करने होते हैं एक कैंडिडेट को, लेकिन आप जानते हैं कि ये तो हाथी के दांत है दिखाने वाले। तो ऐसे में सोचा ये गया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो थोड़ी पारदर्शी हो, जिसमें जो भी पैसा दिया जाए राजनीतिक दलों को, उस पैसे का जो पाथ है, रास्ता है, वो रिकग्नाइज्ड रहे, आइडेंटिफाइड रहे कि भाई ये पैसा जो है इस बैंक से आप तक पहुंचा है। और उसी कल्पना का नतीजा है इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये बॉन्ड नहीं, एक धारक के पास एक बेरर चेक जैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये कागज है, इस पे लिखा हुआ है कि इसकी कीमत 1000 रुपए है, तो ये कागज आपके पास गया तो ये आपका हो गया 1000 रुपए। ये मेरे पास आया तो ये मेरा हो गया, ये बेरर चेक की तरह हो गया। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो आज की तारीख में, जैसा कि आपने बताया 2018 में ये सामने आया कि किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार आ गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास, कॉर्पोरेट के पास, कंपनियों के पास अधिकार आ गया कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाए और वहां से वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये 1000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता था। ये खरीद करके ये अपने पास लेकर आ गए। अब ये एक राजनीतिक दल को इन्होंने दे दिया। तो राजनीतिक दल जो है वो इसे बैंक में लेकर के जाएगा और जमा करेगा, और फिर अपना अकाउंट नंबर लिख देगा। अगर वो स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक से स्टेट बैंक में चला जाएगा, नहीं तो जिस भी बैंक में है उसका अकाउंट, ये पैसा उधर चला जाएगा। तो पैसा का जो पाथ है, जो रास्ता है ना, वो ये साबित करता है कि ये ब्लैक मनी नहीं है। मूल लक्ष्य जो था वो इस तरह से हुआ। पर दिक्कत यहां नहीं आई। दिक्कत यहां आई कि जब मैंने बैंक में जाकर के पैसा दिया और ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो मैंने
इसको खरीदने के बाद आपको दिया, यहां के बाद मेरी भूमिका खत्म। ये आप लेने के बाद किसी को बताने के लिए बाध्य नहीं है कि इसे आपको दिया किसने। तो यानी कि स्रोत एनोनिमस हो गया, किसी को नहीं पता है कि ये पैसे आपके पास आए कैसे। ऐसे ऐसे आपके पास करोड़ों आ सकते हैं, बिल्कुल, और अगर आप सत्ता में हैं तो और भी ज्यादा आ सकते हैं, जैसा कि हो ही रहा है। तो यहीं से समस्या शुरू होती है कि मैं लेता हूं, मैं जिनको भी देना है मैं दे देता हूं। और जैसा कि आपने बताया, आज के दौर में कोई 1 रुपया किसी को न दे। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है भाई कि साल 2018 से साल 2023 तक 5 साल बीते हैं, 13,000 करोड़ रुपए अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं और पार्टियों में वितरित की जा चुकी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अभी तक जो स्पष्ट आंकड़े सामने आए हैं वो है 2018 से 2022 तक के आंकड़े, जो ये कहते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है कि जो केंद्र में सत्ताधारी दल है, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा उसी दल को मिला। भारतीय जनता पार्टी को 5500 करोड़ रुपए मिले, पिछले साल की ये बात है। कांग्रेस को 900 करोड़ रुपए मिले, और तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, उसको 700 करोड़ रुपए मिले। आप कहेंगे कि ऑपोजिशन में है कांग्रेस तो इसीलिए उसे 900 करोड़ रुपए मिले। विरोधी कहते हैं कि जी नहीं, राज्यों में तो सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस भी सत्ता में है, यानी कि पैसे सत्ताधारियों को ही मिले। हाँ। चाहे वो केंद्र में, चाहे वो राज्यों में। कोई ऐसा दल नहीं था जो ऑपोजिशन में है और उसको इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा हो। देश में सिर्फ एक दल है जिसने नहीं लिया, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। वो भी सत्ता में है केरल में, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि उसने पाया कि ये शुरुआत से ही जब पैसे के स्रोत को छुपाता है तो फिर पारदर्शिता आई कहां। नहीं, तो तर्क इसके पक्ष में यही दिया जाता है कि जो लोग धन दे रहे हैं उन पे दूसरी पार्टियां या दूसरे नेता वो प्रेशर ना डाल पाए कि आप उनको दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उधर क्यों जा रहे हैं, आप विपक्ष को क्यों दे रहे हैं, आप सत्ता पक्ष को क्यों दे रहे हैं। वो जो प्रेशर है उस आदमी पर ना रहे, इसीलिए इसकी व्यवस्था ऐसी की गई है कि उसका नाम सामने आता ही नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत वही सीधी सी यही है कि पता नहीं है कौन दे रहा है और किस मकसद से दे रहा है। अब देखिए, इसमें तो ये भी हो जाएगा कि ये जो पैसा है, ये पैसा देने वाले के जो बैंक में आया है, उस पैसे को देने वाले ने प्राप्त कहां से किया है। और मुझे पुलिस ना पकड़े तो मैं इस पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड भी बना सकता हूं। भाई, शेल कंपनीज नाम की एक चीज होती है। हाँ। आप ब्लैक मनी न जाए राजनीतिक दलों के पास, इसलिए ऐसा आपने व्यवस्था किया, पर ब्लैक मनी बाहर तो जाती है, फिर वो शेल कंपनीज के जरिए राउंड ट्रिपिंग करती है, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी उस कंपनी से होती हुई फिर वो इंडिया एक व्हाइट मनी का जामा पहन के चली आती है, और फिर वो एक बैंक में चली जाती है, उसमें अकाउंट हमारा है, हमारे अकाउंट में आ गई। अब वो कानूनी रूप से व्हाइट है, कानूनी रूप से व्हाइट है, पर जांचने वाले जानते हैं कि ये कितना व्हाइट है। जांचने वाले अगर वो फॉलो करना शुरू करें वो जो राउंड ट्रिपिंग है, तो उसको वो पकड़ लेंगे। यही इसी जांच को तो सीबीआई और ईडी करती रहती है। तो मैं कहूंगा आपसे कि साहब आप ऐसा मत करो, मेरी तो ये व्हाइट मनी है, इस व्हाइट मनी से मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा और मैं व्हाइट का इलेक्टोरल बॉन्ड आपको दे देता हूं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होता होगा,
लेकिन इसके होने की गुंजाइश तो है ना। हाँ बिल्कुल है। और दूसरी चीज एक मजेदार, दर्शकों को भी बताऊं, मैं पढ़ रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को छापने का जो खर्चा आता है वो भी आम जनता की जेब से निकलता है। यानी कि उस पे मान लीजिए 5 रुपए अगर एक इलेक्टोरल बॉन्ड को छापने पे खर्च हो रहा है मान लीजिए, तो वो ना तो देने वाला दे रहा है, ना तो रिसीव करने वाला उसको दे रहा है, बल्कि उसको दे रही है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका खर्चा उठा रही है। स्टेट बैंक यानी कि सरकारी बैंक, सरकारी बैंक का पैसा यानी कि सरकार का पैसा, और सरकार के पास पैसा हमारा ही जाता है, तो वो पैसा हमारी जेब से ही निकाला जा रहा है और उस पैसे से कुछ चीज छापी जा रही है जिससे आदान प्रदान हो रहा है, और उस चीज के बारे में आम जनता को ही नहीं पता है। और साफ तौर से जो वकील खड़े होते हैं अदालत में तो ये कहते हैं। इस स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है कि जनता को नहीं पता होना चाहिए? क्यों नहीं पता होना चाहिए भाई? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक मात्र बैंक है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जा सकता है, और ये उसे अधिकार दिया गया है कि साल में 4 दफे आप लेकर के आ सकते हैं, 4 टाइम्स। जनवरी में ला सकते हैं, और उसके अलावा आप अप्रैल में ला सकते हैं, उसके अलावा जुलाई में ला सकते हैं, और उसके अलावा आप अक्टूबर में ला सकते हैं। तो 4 दफे आप इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एक विंडो खोल सकते हैं, जो कि 10 दिनों का विंडो खुल गया। अब आइए भाई, आप लोग सब लोग खरीदिए, और उसको 15 दिन के भीतर जमा कर देना होता है, कैश करा लेना होता है, झटपट। विंडो खुलेगा, 4 दफे खुलना है, विंडो खुला, तुरंत हमने खरीदा, और जिनको दिया उनको भी 15 दिन के अंदर भुना लेना है, भुना लिया गया। चलिए, तो पैसा जो है वाइट मनी हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि ये मैंने ये बॉन्ड खरीदा, और जाहिर है कि बैंक ने मुझे ये समझ के दिया कि ये किसी राजनीतिक दल को देंगे। मैंने किसी इंडिविजुअल को दिया, और उससे मैंने कुछ पैसे ले लिए। फिर इस इंडिविजुअल ने किसी और इंडिविजुअल को दिया, उससे भी पैसे लिए, और फिर इसने बैंक को दिया। इस पर किसका कंट्रोल है? पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे वो मैंने काला धन ले लिया और आगे बढ़ा दिया इसको, उन्होंने भी लिया, और फिर आप तक पहुंच गया। ये आप राजनीतिक दल हैं, तो ब्लैक से व्हाइट होती चली गई। तो ये जो जाल बुना मैंने, आपने तो एज्यूम यही किया था ना कि ये लेंगे और सीधा दे देंगे। बीच में कई और लोग भी तो आ सकते हैं जो नेफेरियस पीपल हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है इसी कंट्री के अंदर। तो ऐसा लगता है कि बहुत सी कमियां हैं जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर है। कल्पना सही है कि ब्लैक मनी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर होना चाहिए। ये तो बहुत सही है, क्योंकि एक वोट जो है वो हमारी ताकत है, लेकिन अगर उस वोट को पाने की ताकत किसी राजनीतिक दल में ज्यादा और किसी में कम हो जाती है, तो फिर लोकतंत्र की हानि हो जाती है। इसीलिए खर्चा का जो हिसाब किताब है उसके ऊपर सीलिंग लगाई गई है कि इतने से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है, या फिर पैसे का वाइड स्रोत रहना चाहिए। लेकिन इस बनाने के क्रम में पारदर्शिता का जो अभाव हुआ, उस अभाव ने स्थिति को और ज्यादा भयावह बना दिया। और सिर्फ यही आंकड़े कि हर जगह राजनीतिक दल को ही पैसे मिल रहे हैं, तो डेमोक्रेसी जीत रही है क्या? और एक चीज ये भी है कि आप जब देख रहे हैं कि सत्ताधारियों को ही मिल रहा है, तो हम तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर किसी पावरफुल इंसान को हम अगर पैसे दे रहे हैं तो उससे कुछ चाह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो लोग दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे सरकार से। इस चीज में क्या पारदर्शिता की बात क्यों नहीं होती है? फिर इस चीज में भी होनी चाहिए ना। हाँ, तो उसके बारे में कोर्ट में कह दिया गया कि फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज की कहां से होती है, यह राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आता ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज पैसे कहां से लाती हैं, ये जानकारी हासिल करने का आम जनता को अधिकार नहीं है। आरटीआई का हाल तो वैसे ही खराब है, तो हाँ, उसमें होगी भी तब भी कोई जानकारी मिल जाएगी इस बात की गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कह दिया गया सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। तो सरकार ने अब ये अपना पक्ष रख दिया है। कोर्ट को तय करना है कि आर्टिकल 19
के तहत जो हमारे पास अधिकार है, क्या उसमें ये शामिल नहीं है कि जिस राजनीतिक दल को हम चुन रहे हैं उस राजनीतिक दल की पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में हमें पूरी जानकारी हो। हमें ये तो पता है कि ये बड़ा रिच है, पर ये कैसे रिच है इसको जानने का अधिकार मिलना चाहिए हमें, क्योंकि हमें अगर वो पसंद है हम उसे वोट देना चाहते हैं, पर उसकी फंडिंग जो है वो हमें अगर पता नहीं है और फंडिंग डूबियस है तो फिर मेरा चॉइस गलत हो सकता है। अरे देखिए ना, चुनाव जब नामांकन करने जाते हैं तो सारी चीजें भरते हैं ना आप, आपकी फैमिली से लेकर आपके पास एक हवाई चप्पल है आप उसका भी जिक्र करते हैं, तो फिर इतनी बड़ी फंडिंग हो रही, वो कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पार्टी की बात हो रही है तो हर चीज हाइड रहेगी कि कहां से पैसा आ रहा है, पीछे से कुछ पता नहीं है। इसीलिए अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इस बिल को ना मनी बिल की तरह लाया गया। ये 2017 के बजट में आया था, फिर वो 2018 2 जनवरी को ये आकार लेकर के आया। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कानून के भी ज्ञाता थे और वित्त मामलों के भी ज्ञाता थे, विद्वान आदमी थे। उन्होंने ये डिवाइस कर दिया और डिवाइस ऐसा किया है कि उनके दल को फायदा है, पर इसमें ऐसा भी नहीं है कि केवल उनके दल को फायदा है, जो जहां पावर में है उसको वहां वहां फायदा है, पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये समान फील्ड नहीं बनाता है, ये एक अनइक्वल फील्ड बनाता है। अनइक्वल फील्ड क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा तो आप ज्यादा सक्षम होंगे पॉलिटिकल एरिना में हमसे, आप ज्यादा प्रचार कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी तो है कि हम मीडिया में हैं, हमारी कंपनी की, हमारे संस्थानों की जो ओनरशिप होती है वो 51% फॉरेन किसी भी कंपनी को नहीं दी जा सकती है, किसी को भी नहीं दिया जा सकता है कि भाई, लेकिन राजनीतिक दलों को दिया जा सकता है पैसा फॉरेन कंपनीज, और कोई भी दे सकता है उनको। क्यों दे सकता है? क्या वो अगर सत्ता में आती हैं तो वो क्या हमारे खिलाफ नीतियां नहीं बना सकती हैं या अपने पक्ष की नीतियां नहीं बना सकती हैं जो मीडिया से भी जुड़ी हुई हो? तो फिर ये मीडिया को भारतीय ओन रखने का जो आपका प्रकल्प है वो तो कमजोर पड़ गया ना, वो तो हार गया ना, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो अगर उनमें अगर चंदा ज्यादा मिलता है और विदेशी माध्यम से भी मिलता है तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो बड़ा अजीब है। दूसरा ये है कि एक सामान्य आदमी राजनीति में अगर आना चाहता है तो वो तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ये पैसे तो राजनीतिक दलों को जाते हैं। बिल्कुल। और वो राजनीतिक दल ऐसे वैसे नहीं जो बड़े स्थापित है और बहुत ही कंट्रोल है उनका व्यवस्था पर, उनको ही पैसे मिलते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल यूनिवर्स है हमारे देश का, ये पॉलिटिकल यूनिवर्स एक तरह से आप ये समझिए कि कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल रहेगा। कोई नया प्रयोग, कोई नई एक्सपेरिमेंट, कोई लोहियावाद, कोई समाजवाद, हाँ, कोई मंडल कमीशन, कोई रथ यात्रा लेकर के कोई बड़ी पार्टी बन जाए, है ना, कोई इस तरह से तो नहीं हो सकता है। वो बड़ा छोटा रहेगा। कोई मतलब है कि कोई छोटी छोटी पार्टियां जो है बाद में वो सरकारें चलाने लगी, असम गण परिषद और झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, ये सब बड़ी हम्बल बिगिनिंग्स हुई इनकी, क्योंकि इनको जनता का सपोर्ट था, वहीं से पैसा आया, क्राउड फंडिंग से ये लोग जीते। और उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है इनमें से कई के ऊपर करप्शन की केसेस हो, पर मैं इनकी शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो वैसे प्रयोग कैसे होंगे? नए लोग राजनीति में आएंगे कैसे? ये तो फिर उनका ही हो जाएगा जिनके पास पैसे हैं। नए दौर का नया भारत है, और नए दौर के भारत में 2019 का जो इलेक्शन हुआ वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन से भी ज्यादा महंगा हुआ। अब नए दौर की राजनीति कुछ ऐसी ही है, और ऐसे में पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हाल है। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमीर और अमीर हुए जा रहे हैं, गरीब और गरीब हुए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो फंडिंग हो रही है चुनावी जो दल है, जो कि राजनीतिक दल है, उनको उसकी बात आम जनता को नहीं बताई जाएगी। ये भी सरकार की तरफ से जो वकील पक्ष रख रहे हैं वो साफ तौर से कोर्ट में कह रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।